आप सऊदीया में पैदा हुई, राइट? जी बिल्कुल। और उसके बाद यूके आई। जी तो ये जो कल्चरल चेंज था वो आपको याद है? मुझे ये याद है कि मैं एक सहरा से बारिश में अचानक आ गई। खाने डिफरेंट थे, वेदर डिफरेंट था। अरबियों के बारे में हमें सिर्फ ये पता है होमस का। पाकिस्तान के लोगों को यूके का वेदर अच्छा लगता है और यूके के लोगों को पाकिस्तान का वेदर अच्छा लगता है। तो वो कहते हैं अताउल्ला ईसा खिलजी साहब कि मेरे लिए गिटार बजाओगी। अब मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया है, मैं तो घर जाने वाली थी। आपका मोस्ट फेवरेट सिंगर इन उर्दू और इन पंजाबी, लाइक पाकिस्तानी? थिंक इन पंजाबी आई वुड हैव टू से मैडम नूर जहां जी। अच्छा। उर्दू में राहत फ़तेह अली खान, कैन आई से, बिकॉज़ ही सिंग्स उर्दू सॉन्ग्स क्वाइट लाइक अ लॉट नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ असलम। अच्छा, तो अगर आपको कोई एक चांस मिले किसी एक सिंगर से मिलने का, किसी एक सेलिब्रिटी से मिलने का, तो कौन होगा वो? But they have to be alive. अगर मिलना है तो No, you don't. Okay. राहत फ़तेह अली खान। अच्छा। उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन वो वाहिद सिंगर हैं जिनको मैं 8 साल की उम्र से लेके अब तक उनके गाने बहुत पसंद करती हूँ. You know, I've not done that with any singer. अच्छा, He's been a continuous. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टी टॉक। और आज हमारे साथ जो लड़की मौजूद हैं ये मल्टी टैलेंटेड हैं, मतलब ये सिंगर भी हैं, लिरिसिस्ट भी हैं, कंपोज़र भी हैं और ये यूके में पैदा हुई हैं लेकिन पंजाबी और उर्दू गाने गाती हैं। तो आए आज मिलते हैं खदीजा के साथ। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपने बहुत तारीफ़ कर दी है मेरी। लेकिन आई अप्रिशिएट। यू डिज़र्व तारीफ़, मतलब आप बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह। अच्छा, तो खदीजा, सबसे पहले तो आप मुझे बताएं क्या चल रहा है लाइफ में अभी, आपकी क्या सिंगिंग के अलावा और क्या चल रहा है आपका? अभी मैंने फ़र्स्ट ईयर कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी का, और मैं पढ़ रही हूँ फ़िल्म प्रोडक्शन। शुरू से मुझे म्यूज़िक सिंगिंग का शौक़ है, साथ साथ मैंने कुछ दूसरी चीज़ें भी की हैं। राइटिंग का शौक़, मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ था, और फिर आगे जाके टेक्नोलॉजी और साइंस प्रोजेक्ट्स किए मैंने कुछ। बस यही चलता रहता। और उसके अलावा आई एम जस्ट करंटली, अभी मैं इन्वॉल्व हूँ कुछ सोसाइटीज़ में, यूनिवर्सिटी में, और जस्ट आई थिंक एक्सपीरियंसिंग यूनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप सऊदीया में पैदा हुई, राइट? जी बिल्कुल। और उसके बाद यूके आई। जी। तो ये जो कल्चरल चेंज था वो आपको याद है? तो मैं मूव किया था मैंने जब मैं 6 साल की थी। तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं याद, क्योंकि बहुत छोटी थी। लेकिन खैर मुझे ये याद है कि मैं एक सहरा से बारिश में अचानक आ गई, और इंग्लिश में मतलब वुस्टरशायर को प्रोनाउंस करना सीखा विदाउट ट्राइंग टू क्राई। उसके अलावा आई थिंक क्योंकि ज़्यादा मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, अब आप छोटे बच्चे हैं तो यू सी योर फैमिली, आई सो देम इन बर्थ प्लेसेस, लेकिन वहाँ एक बिल्कुल डिफरेंट माहौल था। बहुत, मुझे ये डेफिनेटली याद है कि वहाँ हर जगह मतलब टाइम डिफरेंट था, खाने डिफरेंट थे, वेदर डिफरेंट था। अरबियों के बारे में हमें सिर्फ ये पता है होमस का, बहुत वो भी था। वो यहाँ खैर अब यूके में भी बहुत ज़्यादा कल्चर है। यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन मुझे वो वाला नहीं। मुझे यहाँ पे भी नहीं पसंद। अच्छा। तो अच्छा, आप डिफरेंट कल्चर्स में बड़ी हुई हैं। जी, कह सकते हैं। सऊदीया का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट है, यूके में भी आप आ गई, उसके बाद पाकिस्तान का तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, आपके पेरेंट्स पाकिस्तान से। तो आपको इनमें सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या लगती है? आई थिंक क्योंकि मेरा इतना ज़्यादा टाइम सऊदी अरेबिया में गुजरा नहीं है, तो दैट्स नॉट मच टू बी कन्फ्यूज्ड अबाउट। लेकिन आई थिंक यूके में और पाकिस्तान में बहुत बड़े कॉन्ट्रास्ट्स हैं। वो मैं इसलिए भी कहूँगी क्योंकि मैं थोड़ी बड़ी उम्र में पाकिस्तान गई थी, इवन ऑन हॉलीडे, तो वहाँ कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे जो जैसे कि वहाँ आपको पता है हर कल्चर में लोगों का स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ चीज़ें यूके में बहुत रूड लगती हैं, पाकिस्तान में नॉर्मल हैं, वाइस वर्सा। तो यू डोंट वांट टू ऑफेंड द रॉन्ग पीपल बाय एक्सीडेंट। वेदर का तो है ही, यूके में ज़्यादातर बारिश।
ये बहुत डिफरेंट, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों को यूके का वेदर अच्छा लगता है और यूके के लोगों को पाकिस्तान का वेदर अच्छा लगता है। तो ये दोनों, जब यूके के लोग पाकिस्तान जाते हैं तो फिर वो रोते हैं वेदर देख के, और जब पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं तो फिर वो यहाँ पे आके रोते हैं यहाँ का वेदर देख के। और आई थिंक पाकिस्तान में जो वेजिटेबल्स हैं दैट्स सो, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग है। अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और क्या डिफरेंस है, स्लैंग बहुत डिफरेंट है, मतलब वहाँ के टीनेजर्स बहुत डिफरेंट है यहाँ के टीनेजर्स से। और वहाँ की ब्रेड मीठी होती है। अच्छा। यहाँ नहीं इतनी होती, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है। आपने मिल्क की ब्रेड ली होगी वहाँ से, हर तरह की ब्रेड मिलती है। मे बी। अच्छा, आप एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी, आपकी सिंगिंग को या आपकी आवाज़ पे क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब आपके जिस तरह से आप चीज़ों को प्रोनाउंस करती हैं, और ऊपर से आप मोस्टली पंजाबी गाने गाती हैं, तो जिस तरह से आप चीज़ों को प्रोनाउंस करती हैं उसमें स्ट्रगल करती हैं या क्या फ़र्क पड़ता है इसमें? अब मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं नहीं स्ट्रगल करती, लेकिन अल्लाह का करम है कि उर्दू मैं बोलती हूँ, बोल सकती हूँ, एंड दैट क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स, क्योंकि शुरू से उन्होंने बोली है हमारे साथ उर्दू। आई नो ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जो नहीं बोलते यूके में, तो उन्हें नहीं आती। और एक और भी एडवांटेज है कि जब कोई गाना मैं गाती हूँ तो मैं पापा से पूछ सकती हूँ, अपने डैड से, वो मुझे एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको पता है कि सही एक्सप्रेशन देने के लिए या प्रॉपर्ली गाने के लिए आपको हर वर्ड की डेप्थ को भी जानना ज़रूरी है। तो वो एक्सप्लेन जब हो जाता है, इट बिकम्स वेरी इजी विद प्रैक्टिस। सो इसमें बिल्कुल मुझे कोई इशू नहीं होता। तो उसके बाद आप और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, मतलब अरबी में भी और वो भी, उनके भी सबके मीनिंग्स आप पहले देखते हैं? जी, मीनिंग्स पहले देखती हूँ। और अरबी तो खैर मुझे बहुत सुनने में ही बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैंने उसको अटेम्प्ट किया था। लेकिन जी, मीनिंग पहले आप सीखते हैं। मेरी एक नेबर होती थी और वो इजिप्शियन थी, तो मैं उनके पास जाती थी क्योंकि आप जब इंटरनेट पे भी देखते हैं मीनिंग, आपको वो डेप्थ नहीं पता चल पाती, लेकिन जब आपको कोई एक्सप्लेन करता है उसकी हिस्ट्री, मतलब दी रेफरेंसेस दैट दोज वर्ड्स कम फ्रॉम, तो फिर इट बिकम्स वेरी इजी। और वैसे भी आजकल मतलब चैट जीपीटी आपको इतना एक्सप्लेन कर देगा कि वो नेबर आंटी को भी नहीं पता होगा। तो एआई इतना ज़्यादा एक्सप्लेन कर देता है। तो आपकी लाइफ में कोई ऐसा मोमेंट याद है कि जब आपने चूज़ किया कि हाँ अब मैंने सिंगिंग ही करनी है? इसके बारे में ये था कि जब मैं 8 साल की थी तब मुझे एक्चुअली पता चला कि यू नो आई लाइक सिंगिंग। तो उसके बाद जैसे आप कोई हॉबी पकड़ते हैं, आई टेंड टू डू दिस अ लॉट, आप पकड़ते हैं कोई हॉबी, थोड़ा बहुत करते हैं, देन यू जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। तो थोड़ा ऐसे ही हुआ था। लेकिन जब मुझे याद है, जब मैं 12 साल की थी तो मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी एक सबमिशन दे दी, वीडियो सबमिशन टू दिस फेस्टिवल। एक फेस्टिवल होता था बर्मिंघम में और उसका नाम था बिग जॉन मेला। अच्छा। हर साल होता था। तो उसमें काफ़ी सारे सिंगर्स आते थे। जैसे जब मैं गई थी तो अब्रार उल हक, जैक नाइट, लाइक दोज काइंड ऑफ, एंड दैट डिफरेंट एवरी ईयर। तो उसमें उन्होंने उस साल एक कंपटीशन रखा था कि जो भी जीतेगा उसको भी चांस मिलेगा परफॉर्म करने का अलॉन्ग साइड द सेलिब्रिटीज़। तो उसमें आई डोंट नो हाउ बट आई गॉट दैट। उसके बाद जब मैंने परफॉर्म किया, उसके बाद फिर मैंने कहा कि लाइक यू नो व्हाट, आई रियली वांट टू कंटिन्यू दिस प्रोफेशनली। अब उसके बाद भी कुछ ऐसे पॉइंट्स आए कि मैंने कहा रियली डू आई वांट टू करना चाहिए, लेकिन एवरी टाइम ऐसी कोई लो तो प्लेस आती थी। कैसा फील हुआ जब इतने सारे लोग, मतलब कंफ्यूज हुई आप या किस तरह का फील हुआ? आई थिंक अगर आप सोचें तो वो एक पहला मेरा, मैं बहुत छोटी थी, वो मेरा एक पहला एक्सपीरियंस था और वो इट वाज द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट वंस। उसमें आए थे आई थिंक 80,000 लोग, आप इमेजिन करें। एंड आई वाज, अब भी मैं सोचती हूँ तो आई वाज स्कैर्ड, आई वाज डेफिनेटली वेरी स्कैर्ड। तो इतने प्रेशर में आपने कोई मिस्टेक किया सिंगिंग में? नो, मुझे लग रहा था कि मैं करूँगी, लेकिन आपको पता है इसकी एक और भी बहुत बड़ी वजह थी। जो उस
मेले के होस्ट थे वो एक इंतहाई स्वीट इंसान थे, उनसे मैं पहले मिली भी थी और उन्होंने ही जस्ट मेड एवरीथिंग सो ईजी, वो साथ थे। और वैसे भी मैं लाइव गा रही थी एंड सिंगिंग लाइव इज़ जस्ट लाइक माई फेवरेट थिंग परफॉर्मेंस, तो दैट वाज प्रिटी स्मूथ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो कोई ऐसा स्टेज मोमेंट जो आज तक आपको चिल्स देता हो कि दैट वाज सो ग्रेट? जी, एक है और वो हुआ था आई थिंक 2-3 साल पहले। वो एक इवेंट था जो लाहौर में, एक रेस कोर्स लाहौर में एक काइंड ऑफ कॉन्सर्ट मतलब फेस्ट था और उसमें मैं गई थी और वहाँ लाइव, आपको पता है कुछ लोग ट्रैक्स लगाते हैं, कुछ लोग लाइव इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ गाते हैं, तो मुझे ट्रैक से थोड़ी एंग्जाइटी होती है। तो मैं पसंद करती हूँ कि साथ इंस्ट्रूमेंटल्स हों, आप बीच में बातें भी कर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो उसमें हुआ ये कि लास्ट मिनट पे इंस्ट्रूमेंटल्स ने नहीं प्ले किया। अच्छा। और मेरे साथ सिर्फ एक आई थिंक कीबोर्डिस्ट भी बाद में आए थे, सिर्फ एक वो तबला बजा रहे थे, उस पर मैंने गाना था और मुझे लगा पता नहीं अब क्या होगा। और इतने ज़्यादा लोग थे, लेकिन वो आप यकीन करें अब भी मैं सोचती हूँ इट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस एवर। अच्छा माशाल्लाह। हालांकि तबले के साथ गाना एक मुश्किल काम है, मतलब उसके साथ मेट्रोनोम मैच करना अपना, वो मुझे लग रहा था कि वुड बी इम्पॉसिबल, लेकिन सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी। मैंने भी इतना एंजॉय किया, मतलब ऑडियंस ने भी। और मेरे लिए सबसे बड़ी एहसास की बात यह कि अगर ऑडियंस एंजॉय करे, और वही हुआ, तो आई थिंक दैट वाज अमेजिंग। और एक और भी हुआ था एक दफ़ा, ये तो बहुत साल पहले था, लेकिन मैं गा रही थी और मैं साथ गिटार बजा रही थी। आपको पता है कि जो माइक्रोफोन था वो स्टैंड पे था और मेरा माइक्रोफोन गिर गया। अच्छा। It was I don't know, फिर मैंने और सामने ऑडियंस कितनी थी? think like a couple of hundred। अच्छा। या मैंने क्या कहना था, मैंने बस दूसरा माइक उठा के कहा कि ये माइक ड्रॉप परफॉर्मेंस हो गई है या कुछ ऐसा कह दिया था, मैं चली गई। मैंने कहा नहीं, बस I can't face anyone। अच्छा, तो उसके बाद आपने कंटिन्यू नहीं किया? उसके बाद कोविड आ गया। उसके बिल्कुल बाद आई थिंक 2 महीने बाद तो इवेंट्स बिल्कुल बंद हो गए anyway, and I think it's a well needed break। अच्छा, तो जब आप क्योंकि आप मल्टीपल लैंग्वेजेस में गाती हैं आप। जी बिल्कुल। उर्दू में, टर्की में, इंग्लिश में और फ्रेंच में, आई गेस पंजाबी में, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में गाती हैं। अब इन सब लैंग्वेजेस के एक्सप्रेशंस और मूड्स सब कुछ डिफरेंट है। जी तो उस मूड में स्विच होने के लिए भी टाइम चाहिए। हाउ यू स्विच इंस्टेंटली, कि आप एक उर्दू गाना गा रही हैं या पंजाबी गाना गा रही हैं, एकदम से आप इंग्लिश में आ जाएंगी? उसमें देखती मैं ये हूँ कि जैसे अगर मैं मैशअप बना रही हूँ, एग्जिस्टिंग गाने हैं, तो मैं पिक ही वही गाने करूँगी जो बिल्कुल सिमिलर हों। उनकी स्टोरी लाइन, उनकी टोन, मतलब राग नहीं मैं कहूँगी, लेकिन द सॉर्ट ऑफ the timbre and like the feel of the song, उनकी टेम्पो भी सेम होनी चाहिए रफली। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे बहुत इजी हो जाता है। प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आप जिन गानों को आप मिक्स कर रहे हैं, अगर आप उन गानों को सेपरेटली मास्टर पहले से कर लें, तो then it becomes very easy। अच्छा, आपके स्कूल ने या मतलब एकेडमिक चीज़ों ने आपके क्रिएटिव जर्नी में कोई रोल प्ले किया? बिल्कुल, डेफिनेटली। मैं जब स्कूल में थी तो एक टाइम था, मैंने सोचा कि मैं नहीं मे बी करती, कुछ रीजंस थी, तो उस वजह से मैं ज़्यादा साइंस की तरफ आई। और मेरा स्कूल भी ऐसा था, सेकेंडरी स्कूल, जो मतलब यहाँ उसे कहते हैं ग्रामर स्कूल। वो बस चाहते थे कि उनके बच्चे एकेडमिक हों, आर्ट्स नहीं पसंद करते थे। तो मैंने ले ली फिज़िक्स, मैथ्स, डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी वगैरह, और उसी में मैं कर रही थी। लेकिन फिर ए लेवल में आके मैंने साथ में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले लिया, मीडिया स्टडीज़, क्योंकि मेरे अंदर था एक देयर वाज अ विश, क्रिएटिव। तो मुझे एक दिन
एक एडवर्टाइजमेंट आई कि एक हाई स्कूल म्यूज़िकल के रोल्स हैं। अब मैंने पापा को बताया था, तो मैं कही थी मैं नहीं करने वाली थी, लेकिन पापा ने कहा नहीं करो करो, तुम पहले कर चुकी हो, क्यों नहीं कर रही, क्यों उसके लिए एक ऑडिशन था। तो मैं गई, वहाँ मुझे 2 म्यूज़िक टीचर्स मिले। एक वो थे हेड ऑफ डिपार्टमेंट म्यूज़िक के, और दूसरे रिटायर्ड थे, बहुत बूढ़े, वो मिल गए। और वो दिन था, उसके बाद दे वर माई बेस्ट फ्रेंड्स माशाल्लाह। और मैं ले तो नहीं सकी सब्जेक्ट, लेकिन दे वर काइंड ऑफ एज सच माई टीचर्स थ्रू आउट द 2 years। खैर मुझे रोल भी मिल गया, अगले साल भी मैंने किया। और आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट, उसके बाद मैंने कहा नहीं, मैं फिल्म प्रोडक्शन और मैं क्रिएटिव साइड में ही जाऊंगी। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ में अच्छे हैं, जैसे समथिंग एकेडमिक, इट डजंट नेसेसरली मीन कि यू हैव टू फॉलो दैट पाथ। तो मैंने नहीं किया। जब आपने पहली दफ़ा लिरिक्स लिखे या कोई भी गाना कंपोज किया जी, तो किस तरह का फ़ील हुआ उस टाइम? आपको कंपोज करते हुए क्या लग रहा था, बहुत अच्छा है या इतना अच्छा नहीं कर पा रही, किस तरह का फ़ील हो रहा था उस टाइम पे? तो विद राइटिंग एंड कंपोजिंग, मैं हमेशा से, मेरी कंपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही। मैं अब भी नहीं कहूँगी, अब भी नहीं है स्ट्रॉन्ग। ज़्यादा मुझे शौक़ था राइटिंग का। शुरू से मुझे पोइट्री पढ़ने का शौक़ था, मतलब शायरी, नॉट लिरिक्स। तो उसके बाद मैं शायरी लिखती थी, लेकिन जब मैं म्यूज़िक में आई, आई काइंड ऑफ स्विच्ड अ बिट, लिरिक्स वाली साइड में आ गई। मैं एक गाना गाती थी, कहंदे ने नैना, मैडम नूरजहाँ जी का। तो उसमें मुझे वैसे, आपको पता है रैंडमली जब आपको कोई लिरिक्स आए, वो लिरिक्स आए, मैंने लिखे। फिर मैंने ये कोशिश की कि मैं उन लिरिक्स को एग्जैक्ट ट्यून पे गाऊं। शुरू मैंने किया ट्यून पे गाना, लेकिन उसके बाद एक डिफरेंट ट्यून बन गई, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश का स्टाइल ही डिफरेंट है, इट हैज़ टू साउंड गुड। तो छोटे छोटे इंग्लिश के पीसेस करके देन आई वाज एबल टू मेक बिगर कंपोजिशंस। तो आई थिंक ओवर टाइम। लेकिन आप लिखती और पढ़ती इंग्लिश में, राइट? जी। तो आप उनको इस तरह से मिक्स करती हैं कि पंजाबी या उर्दू गाने में इंग्लिश लिरिक्स, और वो अच्छा सा डुओ बन जाता है, एक प्यारा सा। इस तरह से आप मिक्सचर बनाती हैं। अच्छा, आप बहुत सारे काम एक साथ कर रही हैं। आप सिंगिंग भी कर रही हैं, आप फिल्म एंड प्रोडक्शन, साथ एडवर्टीजमेंट्स भी कर रही हैं, और सिंगिंग भी डिफरेंट लैंग्वेजेस में, कंपोजिशन, लिरिक्स। तो आपको किस तरह इतना सारा कुछ मैनेज करती हैं? I don't like to sleep. Well, I want to impress everyone on podcast, so I think बस मुझ में एक होता है, फीलिंग होती है कि you've accomplished something, लेकिन मुझे वो फीलिंग इतनी नहीं आती जब तक I haven't done anything, and when I like to keep myself busy करते हुए, and I just can't stop. लेकिन आप इसमें से सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय करती हैं, अगर आपको एक चूज़ करना पड़े? मतलब साइंस, राइटिंग, म्यूज़िक, कंपोजिशन, 2 कर लूँ? फिल्मिंग एंड एडवर्टीजमेंट, मतलब मैं आपको अगर कहूँ कि आपने सिर्फ एक ही काम करना है। आर्ट्स। व्हाट इन आर्ट्स? सिंगिंग। और अगर 2 करने हो? सिंगिंग और वो इन्वेंशंस। अच्छा, वो साइंस काइंड ऑफ थिंग्स। अच्छा, लेकिन साइंस से भी ऊपर सिंगिंग, राइट? जी। ठीक है, तो आपका मतलब सिंगिंग के लिए जो पैशन है वो सबसे ज़्यादा है। जी। आपको, अब आप इतना सारा कुछ करती हैं, और आप ज़ाहिर है इन सब चीज़ों में ही सक्सेसफुल होना चाहती हैं। आप चाहती हैं इन सब चीज़ों में आपको सक्सेस मिले, राइट? तो आपको कभी ऐसा लगा है कि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे ड्रीम्स हैं जिनके अंदर मैं स्टक हो गई हूँ? बहुत दफ़ा, हर वक्त मुझे ये फील होता है। हर वक्त तो नहीं, लेकिन बहुत दफ़ा ये दिस थॉट हैज़ क्रॉस्ड माय माइंड, क्योंकि मेरा बस दिल चाहता है कि मैं हर चीज़ करूँ। आई थिंक हर चीज़ ट्राई करना अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सक्सीड करना हो या आगे जाना हो, तो आई थिंक यू शुड पिक one or two, और that has been hard to accept, लेकिन I think I've just left it. So kind of like a see where it goes attitude. आपको अभी आपको भी अब ये बात रियलाइज़ है, और आपको ये बात पता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा
सक्सेस लेनी है तो आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। तो आप इस बारे में कुछ सोच रही हैं कि आप मुझे एक के ऊपर फोकस करना है या एक या दो के ऊपर, या मतलब मैं म्यूज़िक करूं और साइंस करूं? सोचती मैं हूँ, लेकिन अभी बस ये स्टेज है वो फिर unfortunately अचानक से कि दिल कर जाता है कि कुछ लिखूं तो फिर जी अभी ये स्टेज है कि मैं आई थिंक I want to leave it up to God or the universe, whatever you call it, कि मैं कोई path choose नहीं करना चाहती. You want Allah to choose for you, right? Yes. कि what happens or where I succeed. क्योंकि if I'm being honest, मुझे खुद idea नहीं कि where would I be the most beneficial. Exactly. सेल्फ कैथारसिस के लिए आपको सब कुछ करना चाहिए, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए सब कुछ करना चाहिए जो जो आपको पसंद है जी. लेकिन प्रोफेशनली, और क्योंकि आपको अगर किसी ने स्टेज पे बुलाना है तो आपको कोई इंट्रोडक्शन होगा ना. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं. तो वो इंट्रोडक्शन के लिए आपको कोई एक चीज़ होनी चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छे हो. और आई थिंक यू आर वेरी गुड इन सिंगिंग एंड यू शुड डू द सिंगिंग. Thank you so much. नहीं, it's your well wishes. लेकिन you yourself actually are so multi-talented. तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप कैसे करते हैं, और आप मतलब like how would you choose? मेरी मजबूरी है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है. मतलब मैं प्रोफेशनली पोइट्री नहीं करता. पोइट्री मैं सिर्फ अपने लिए करता हूँ जब मेरा दिल करता है. जी. कभी कभी ऐसे हो जाता है कि 6 महीने हो जाते हैं मेरा कोई गज़ल नहीं आई और मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब होगी. अब जो लोग प्रोफेशनली करते हैं, बहुत सारे पोइट्स हैं जो प्रोफेशनली पोइट्री करते हैं, उनको ये होता है कि उनकी अगर 2 मंथ तक कोई गज़ल नहीं आई तो उनकी जान पे बनी होती है. तो मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. मेरा ख्याल मैंने एक जो लास्ट गज़ल लिखी है वो पूरे 1 साल बाद आई है शायद. तो क्वालिटी. लेकिन वो 1 साल तक मुझे कुछ मैंने अपने आप को फोर्स नहीं किया कि मैं लिखूं. जब होगी तब हो जाएगी. लेकिन अब ये जो फिल्मिंग है, फोटोग्राफी है, ये सब कुछ ये करना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन नहीं है. सही कह रहे हैं. You know I worry about this sometimes too, क्योंकि मैं बस ये नहीं चाहती कि, क्योंकि देखिए सिंगिंग राइटिंग ये सारा होता है like it's about the soul. You want to do it, so you're doing it well. मैं ये नहीं चाहती कि कभी ऐसा टाइम आए कि मुझे करना पड़ रहा है and I'm just doing it for just like purely commercial purposes. इसमें कोई meaning, connection कुछ भी नहीं है. So that scares me. और वो मुश्किल हो जाता है किसी भी चीज़ में, दुनिया में किसी भी चीज़ में आप पे जब कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है ना तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है. कुछ लोगों को ना घर में रहना बहुत, मतलब मुझे घर में रहना बहुत पसंद है. मैं बाहर नहीं जाता. समटाइम्स पूरे वीक हो जाते हैं मैं बाहर नहीं जाता. मैं बस एक रूम में रहता हूँ और मैं वहाँ पे रहता हूँ, बस इंजॉय करता हूँ वहाँ पे. लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर किसी दिन मुझे किसी ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि तुम नहीं जाना, हाँ, उस दिन मैं नहीं रह सकता. उस दिन मैं 10 मिनट भी नहीं रह सकता. फिर मुझे जाना है. तो अगर आपके ऊपर ये प्रेशर आ जाए ना कि आपने अब एक गाना बनाना ही है और वो अच्छा होना चाहिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. अच्छा, आपके ओरिजिनल्स अभी तक कितने हैं? मेरा अभी तक एक ओरिजिनल है, डेब्यू, जो मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है. और वो आपने साहिर अली बग्गा के साथ काम किया. जी. That was just like a dream come true. अभी भी मुझे यकीन नहीं आता कि that was me. और वो साहिर अली बग्गा साहब ने मिक्स किया था और रिकॉर्ड किया था, और मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन साहब ने कंपोज और उसके लिरिक्स लिखते हैं. जी माशाल्लाह. तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था और उस टाइम पे आपकी एज क्या थी? उस टाइम पे आई थिंक आई वाज 16, सो इट वाज 3 years ago. अच्छा. उसमें हुआ ये था कि मियाँ यूसुफ सलाउद्दीन को तो मैं कई सालों से जानती हूँ. ही इज़ जस्ट वन ऑफ द बेस्ट पीपल आई नो. इंतहाई लाइक हम्बल, ही इज़ वंडरफुल, ही इज़ सो एजुकेटेड. मतलब वो बात करते हैं तो आपका दिल चाहता है कि आप बस बैठ के उनको सुनते रहें. यू नो, मैं पाकिस्तान भी काफ़ी दफ़ा जाती थी साल में. एक टाइम था, और हर ट्रिप में अगर मैं उनसे ना जाके मिलूं, और वो रहते थे अंदरून लाहौर, मुझे वैसे ही वो जगह बहुत पसंद है. हाँ, वो बहुत एस्थेटिकली बहुत प्यारी जगह है, बहुत प्यारी जगह है. और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं.
इस पे मैं कुछ नहीं कहूँगा। अच्छा अच्छा, जो मुझे मिले अब तो बस लाइक जब भी मैं वहाँ जाती थी आई हैड टू हैव लाइक विजिट हिम एटलीस्ट वंस इन द ट्रिप। बस उनके साथ बैठना, बात करना। तो पहले तो हमारा ऐसे ही शुरू हुआ था कि मैं उनके पास गई थी क्योंकि मुझे गाने का शौक़ था और मैं पूछना चाहती थी कि मैं क्या करूं। आई वॉज़ वेरी लाइक क्लूलेस। तो शुरू में उन्होंने प्रोफेशनली मुझे सिखाया, बहुत सिखाया। और फिर स्लोली आई थिंक सिर्फ म्यूज़िक को छोड़ के हर चीज़ पे, मतलब उन्होंने हर चीज़ में मुझे इतने लेसन्स दिए, यू नो, थ्रू हाउ ही इवन बिहेव्स। मतलब किस तरह के लेसन्स? मतलब आपको पता है, जैसे आपने अगर किसी चीज़ में सक्सीड करना होता है, ही मेड मी रियलाइज कि सिर्फ यू डोंट जस्ट हैव टू प्रैक्टिस your vocals, you actually have to practice your mind, how you speak to people, how you act, like everything. तो एक दिन उन्होंने कहा, मैंने उनसे बल्कि कहा कि you know I'm writing this and that। तो उन्होंने ये लिखा हुआ था और कंपोज किया हुआ था। एंड आई थिंक साहिर अली बग्गा साहब की एक रिकॉर्डिंग थी कि उन्होंने वैसे ही साथ बनाया था, बट दे डिडंट फाइंड अ सिंगर। तो उन्होंने कहा कि वी कैन गो टू साहिर अली बग्गा साहब्स हाउस एंड वी कैन सी हाउ इट गोज़। तो फिर मैंने वो गाना सुना, सीखा। उसमें डिफरेंट यू नो रिफ्स लाते हैं, जो भी था। और वहाँ हम रिकॉर्डिंग के लिए वहाँ गए और साहिर अली बग्गा साहब मुझे ऑलरेडी जानते थे। मेरे लिए एक बहुत सरप्राइजिंग बात थी। माशाल्लाह। क्यों? क्योंकि मेरी पहली यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो थी वो मैंने कवर गाया था उनके एक तराने का, ज़मीन व आसमान। और उस वक्त आपको याद होगा अर्तुगरुल बहुत फेमस ड्रामा सीरीज़ बहुत फेमस हुई थी कोविड में, और उस ड्रामा सीरीज़ से रिलेटेड था वो तराना। तो वो काफ़ी वायरल तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उसके काफ़ी सारे आई थिंक 100K व्यूज़ हो गए थे। तो उसके थ्रू साहिर अली बग्गा साहब मुझे जानते थे और उन्होंने फिर मेरी रिकॉर्डिंग करवाई और मिक्स किया और बहुत बहुत मेहमान नवाज हैं। बहुत इन्जॉय किया। मतलब ऐसा फील नहीं हुआ कि आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में बैठे हुए हैं। इट फेल्ट मोर लाइक अ फैमिली गैदरिंग। बहुत जोक्स करते हैं वो। अच्छा। और बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा खदीजा, आप ये बताएं कि वो कौन सा मोमेंट था जिस टाइम पे आपको लगा कि ये असल में हो रहा है या ये कोई ड्रीम तो नहीं है? इस तरह का कोई मोमेंट आया आपकी लाइफ में? आई थिंक काफ़ी सारे मोमेंट्स आए थ्रू आउट माई लाइफ, लेकिन जो अभी मेरे याद में आ रहा है वो था आई थिंक 1 साल पहले एक इवेंट हुआ और इवेंट के पीछे एक यू नो एक बैक रूम, मतलब बैक स्टेज पीछे एक छोटा सा कमरा था और वहाँ मैं वैसे ही खड़ी हुई थी क्योंकि मेरा कुछ सामान वहाँ रह गया था। तो वहाँ मुझे नहीं पता था कि उस वक्त अताउल्ला ईसा खिलवी साहब ने वहाँ आना है। वो बहुत एंड में आए शायद किसी से मिलने के लिए, और मैं वहाँ खड़ी हुई हूँ। मैं अचानक आई वॉज फ्रोजन क्योंकि मैं उनके गाने भी गाती हूँ, मैंने उन्हें सुना हुआ भी है। आई वॉज अ फ़ैन। तो मेरा दिल, मैं नॉर्मली जब सेलिब्रिटीज़ को देखती हूँ तो आई थिंक आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मैं जाके उनसे कह सकती हूँ कि आपके साथ पिक्चर वगैरह वगैरह। तो लेकिन he just had this aura, very strong, you know. I was like almost blown away by this aura. तो मैं बस वहाँ खड़ी हुई थी, मैंने कुछ नहीं कहा। I was a bit intimidated. तो मेरे पास एक आए साहब, तो वैसे ही उन्होंने मुझसे बात शुरू की कि आप कहाँ से आई हैं, you know. तो बात हुई तो वो कहते हैं कि आपके सामने वो बैठे हुए हैं तो आपने पिक्चर नहीं ली उनके साथ, आप यहाँ हैं। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं ली। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि मैंने उन्हें क्या कहा था, लेकिन मैंने कुछ कहा था along the lines of कि no he's too scary, I'm too scared. तो मैंने कुछ नहीं सोचा कि उसके बारे में। तो फिर वो मुझे आगे से कहते हैं नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, असल में मैं उनका नेफ्यू हूँ, मैं तब भी उनसे डरता हूँ। अच्छा। तो उस वक्त आई वॉज अ बिट एम्बैरेस्ड और मैंने उन्हें वैसी बातों में बताया हुआ था कि मैं गिटार बजाती हूँ, मुझे लिखने का शौक़ है वगैरह।
तो वो मुझे उनके पास लेके गए फॉर अ पिक्चर और उन्होंने बताया उन्हें मेरे बारे में। तो वो कहते हैं अताउल्ला ईसा खिलवी साहब कि मेरे लिए गिटार बजाओगी। अब मैं वहाँ बैठी हुई हूँ, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं तो घर जाने वाली थी। तो मैंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल। तो उसके बाद वो मुझे घर ले गए अपने, अच्छा, मेरे पेरेंट्स के साथ। तो उसके बाद हम कई दफ़ा मिले और वो इतने मतलब बहुत हम्बल इंसान, और वो आपको पता है हारमोनियम पे हाँ जी, परफॉर्म हारमोनियम, करते हैं। तो वो उन्होंने मुझे दिखाया और उनके लिए फिर मैंने उनके गाने का रीमिक्स बनाया इंग्लिश में। तो वो सुन के वो बहुत खुश हुए और उनसे ज़्यादा मैं खुश हुई सुना के। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी। यू हैव आल्सो मेट हनी सिंह यस एंड यस आई मवेशियात, हैव। तो वो किस तरह से हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था वो? वो हुआ था, एक छोटा सा टाउन था मेरे टाउन के पास ही। वहाँ महविश हयात और हनी सिंह की एक म्यूज़िक वीडियो थी। वो गाना था जट महकमा, और उसमें महविश हयात वाज द मॉडल। तो आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन ऑफ बोथ, स्पेशली महविश हयात। लाइक आई थिंक शी इज जस्ट वंडरफुल। तो वहाँ 2 रात की शूट थी, और मैं एक साहब को जानती थी हु वाज इन्वॉल्व्ड एज बिहाइंड द सीन्स। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं ले जा सकता हूँ, एंड यू कैन वॉच। तो मैं वहाँ गई और मैंने जब महविश हयात को देखा तो शी वाज जस्ट इवन मोर परफेक्ट इन रियल लाइफ। मैंने कहा ओ माय गॉश। तो मैं उनसे मिली भी, और मेरे लिए इतनी बड़ी एजाज़ की बात थी कि द फर्स्ट थिंग शी सेज टू मी इज़ यू आर सो प्रिटी। अब माशाल्लाह। उनसे ये सुन के आप इमेजिन करें कि द प्रिटीएस्ट वुमन, उनसे ये सुनना इट वाज अ होल डिफरेंट लेवल। और आई थिंक जो भी सेलिब्रिटीज़ से मुझे अब तक मिलने का मौका मिला है, आई थिंक आई वुड से कि सबसे इम्प्रेसिव। आपको पता है मवेशियात गाती भी हैं बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अच्छा, उनका गाना भी सुना हुआ है। मुझे अचानक से माइंड में आप कुछ बताने लगी थी सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव। और उनका वो गाना लिखा हुआ था मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन साहब ने। अच्छा, आई थिंक सो, और उनकी हवेली में ही रिकॉर्ड किया था उन्होंने। आप कुछ बात करी थी कि जितनी सेलिब्रिटीज़ में से मिली हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव यो हनी सिंह। अच्छा, उनका नाम योयो नहीं है, उनका नाम हनी सिंह है नहीं सिर्फ। अब नहीं मतलब योयो तो उन्होंने वैसे लगाया हुआ है ना अपने नाम के साथ, उनका नाम तो you're हनी सिंह। right, it's just it's stuck, it's like a catchphrase. वो आप सोचें कैसा लगेगा कि उनके आईडी कार्ड पे लिखा वो योयो। यो अच्छा, मैंने उनका नहीं पढ़ा हुआ पासपोर्ट या आईडी कार्ड। वो एक द ह्यूमिलिटी, मैं आपको अब कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसा लगता, इट्स सो हार्ड टू एक्सप्लेन, लेकिन उनकी जो पर्सनैलिटी है, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट इज जस्ट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। अब मुझे ये भी पता है कि ही इज गॉट लाइक अ वेरी impressive history of everything he's been through in life. Maybe that shaped it, लेकिन वो मेरे पास आए और उन्होंने वैसे ही नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में मेरे साथ शुरू की। मैं आई वॉज टू स्कैर्ड अगेन, मैं कहती हूँ कि मैं अप्रोच कर सकती हूँ, लेकिन मे बी आई वॉज टू स्कैर्ड टू गो टू हिम। तो वो बस कहते हैं कि आप अपने बारे में बताएं, आप क्या। तो मैंने उन्हें बताया सारा। तो वो कहते हैं कि अभी मैं दुबई में रहता हूँ और फरवरी से पहले आई गॉट दीज शूट्स, तो आई वुड लव टू हियर योर वॉइस एंड to see what you do. लेकिन खैर आपको पता है nothing happened after that, it was all lost. लेकिन मेरे लिए एक बहुत बड़े ऑनर की बात थी उनसे मिलना, और जितने वो हम्बल थे और वो ऐसे एक्ट नहीं कर रहे थे जैसे वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी, लेकिन उनको देख के he was the only kind of the only shining star. उनका मतलब एक ओरा था और एक वो सारा कुछ। वो मतलब उनका होना भी चाहिए। और वो कब से गा रहे हैं और कब से उन्होंने कितना फेम देखा, उसके बाद डाउनफॉल कितना ज़्यादा देखा, उसके बाद दोबारा से ऊपर आने कितना देखा, मतलब वो तो उनका है। अच्छा, हाउस प्लांट इन्वेंशन,
Okay, आप सबसे पहले we're on बताइए। a completely different topic. आप सबसे पहले मुझे बताएं कि ये क्या है और ये कहाँ से आइडिया है आपके पास। ओके, तो आपको याद होगा शायद पाकिस्तान में जब फ्लड्स आए थे लाइक 2 साल पहले। जी जी जी, आई roughly. रिमेंबर। और उस वक्त मैंने आई थिंक जाना था पाकिस्तान। और आपको ये भी याद होगा कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाईज कट हो गई थी, जी। all the water was polluted and contaminated. तो उसमें हुआ ये कि I had this offer around कि there's this not assignment, लेकिन sort of competition भी नहीं अब मैं कहूँगी, लेकिन एक आइडिया आप प्रेजेंट करें किसी चीज़ के बारे में that's important to you. And मेरे काफ़ी personal relatives या friends, you can say friends and family, they were also impacted by it. So what happened was, I think I heard around that times, I was very interested in plants and, you know, like the environment and trees and, you know, everything green. तो मुझे ये पता था कि plants photosynthesize. वो क्यों photosynthesis करते हैं? क्योंकि they have a flow of electrons. जी। Or there was just this plant and it was covered by this plastic, and it was hot that day and there was just some transpiration happening. और वो आपको पता है ना droplets कभी-कभी there's humidity and stuff. And I just thought to myself, like मैं उस वक्त physics भी करती थी और हम ये ही topic भी study कर रहे थे. अच्छा। तो हुआ ये कि I realized that plants have electrons. अब electrons का मतलब ये है कि there's some sort of energy and electricity in them, right? So what I did was I had a house plant. उसमें copper, it's a very good conductor. उसमें मैंने copper की wires डाली different places. I did so many experiments that failed. Some of them worked. तो हुआ ये end में कि मैंने nails डाले उन plants की stems में. मैंने school से borrow किया. That was like a multimeter. उसमें voltage, you know, current सब आता. And these crocodile clips. मैंने crocodile clip attach किया था. Copper wire और एक that was just a nut that I put in. तो एक छोटा सा सर्च था करंट का. एंड उस वक्त मेरे माइंड में वो उस अवार्ड के बारे में कुछ नहीं था और उस फ्लड्स के बारे में it all came together afterwards. So these things happened separately. अच्छा। और ये कितना डिफरेंट डिस्टेंस था इन दोनों चीज़ों में? Oh, a matter of like maybe a month. अच्छा। ये तीनों मतलब otherwise I would have forgotten. So it was, I think it was a bit of a miracle. उससे फिर आप डिफरेंट जगहों पे डालें स्टेम्स, डिफरेंट मटेरियल्स चीज़ें यूज़ करें तो मैं देख रही थी इंक्रीज होता था. तो अगर आप स्टेम के बीच में डालें तो ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है. और अगर आप पानी दें because there's a sort of photovoltaic response that I did research. आप पानी के ड्रॉपलेट्स दें प्लांट को और भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. अब उसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, there was a news about metal contaminated water. अब metals में क्या होता है, electrons. मैंने सोचा कि अगर गंदा पानी जैसे like metal contaminated water was put onto the plant, क्या increase होगी, और वो हुई. अब उससे भी next step ये था कि plants do photosynthesis, they transpire water. उससे फिर मेरे माइंड में आया कि यार इस प्लांट को मैं इतना like तड़पा रही हूँ. I'm torturing this plant, like what's gonna happen to is this gonna affect it? तो आप गंदा पानी डाल रहे हैं, आप गैस करें क्या हुआ. मैंने एक आई थिंक मैंने सुपर स्टोर से एक प्लास्टिक का बोल लिया और क्लिंग फिल्म टू सी द वाटर, द डिफरेंस. द वाटर वाज कंप्लीटली क्लीन. मैंने गंदा पानी जो डाला हुआ था जिसने इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की, जब प्लांट ने वो ट्रांसपायर किया, इट वाज प्योर. अब आप यू नो इट वाज जस्ट अ क्रेजी मिरेकल, नॉट मिरेकल बट इट वाज a series of ideas that just fit in together. तो उससे हुआ ये कि contamination मतलब पानी भी साफ बना, electricity भी produce हुई. और if you think about it on a national level,
जैसे काफ़ी सारे एरियाज पाकिस्तान में they were cut off completely in isolated locations. It's so easy to do it if you think about it. Well, theoretically, I don't know, मैंने big like बड़े scale पे नहीं किया, लेकिन अगर आप एक plant बनाए, just house plants, and you cover it and you add that sort of water, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है और पानी भी साफ हो सकता है. मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक साथ सोल्व हो सकते रहे थे. तो फिर ये मैंने आइडिया शेयर किया, तो उन्होंने कहा कि इसमें डाल दो. तो मैंने डाला एंड अल्हम्दुलिल्लाह लाइक अल्लाह का करम हुआ कि आई गॉट रिकग्नाइज्ड फॉर इट. लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इसको प्रैक्टिकली बड़े स्केल पे भी करूं. मैं भी चाहूँगी कि मैं ये करूं, स्पेशली पाकिस्तान जाके. लेकिन इसमें मुश्किलात भी थी. मुझे आपको पता है कि जो ये डेंजरस मेटल्स होते हैं जैसे लेड इज़ टॉक्सिक, ये इस पे बहुत डांट पड़ी थी मुझे मामा से भी. ये तुमने नहीं करना, मेरे घर में ये नहीं करना, क्योंकि आपको पता है थिंग्स गो रॉन्ग लाइक सो. लेकिन तो उन्हें लगा कि कुछ केमिकल लैब की तरह कुछ, वो भी घर में मैं कर रही थी. सो आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई हैव सेट लाइक आवर माइक्रोवेव ऑन फायर बिफोर, सो आई अंडरस्टैंड why she's तो उन्हें कोई ट्रस्ट नहीं था आप पे. नहीं. अच्छा, आप मतलब ये किस तरह से एक बिल्कुल क्रिएटिव फील्ड है जिसमें बिल्कुल आर्ट है और क्रिएटिविटी, और दूसरी साइड पे ये बिल्कुल साइंस और इलेक्ट्रॉन्स और ये सारा कुछ, ये किस तरह से आप इनको मैनेज कर रही हैं? मतलब आई एम स्टिल थिंकिंग कि किस तरह से एक बंदे के अंदर ये दोनों चीज़ें हैं और वो दोनों को माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से कर रहा है. थैंक यू. पहले तो लेकिन आई डोंट थिंक मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर रही हूँ, इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू. ऐसा होता है कि जब मैं एक चीज़ पे फोकस करूँ तो मेरी दूसरी चीज़ नेग्लेक्ट होती है. आई एम गोना बी रियल विद दैट वन. लेकिन बस यही है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं किस चीज़ को करूं, क्योंकि आई कैन सी इन मे बी इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स आई माइट नॉट बी एबल टू. अभी तो मैं कर रही हूँ. लेकिन आप जब एक चीज़ को चूज़ कर लेंगी ना तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से भी आप कर सकेंगी, और जब उस चीज़ में आप सक्सेसफुल हो जाएं उसके बाद फिर भी दूसरा भी करें. जी मे बी. लेकिन मैं यू नो व्हाट माय ड्रीम वुड बी कि मैं इन दोनों चीज़ों को किसी तरह लिंक कर लूँ. वो बहुत अच्छा होगा. या दैट वुड बी आइडियल. अभी मैं फिल्म प्रोडक्शन पढ़ती हूँ, तो मुझे पहले नहीं लगता था. मुझे बहुत शौक था डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी का स्कूल में, तो मीडिया स्टडीज़ से ज़्यादा आई यूज्ड टू डू वेल ऑन दैट. लेकिन मैंने आगे नहीं चूज़ किया क्योंकि उसकी कुछ रीजंस थी. उसमें जो मशीनरी थी उसमें चोटें जो लगती हैं आपको, वो आई डिडंट लाइक दैट. मैं नहीं चाहती थी, इट साउंड्स वेरी बैड, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती थी कि मेरे हाथ रिपीटेडली ख़राब हों. ज़्यादा लड़के थे उस क्लास में, दैट वाज़न्ट अ वेरी बिग बैलेंस, तो आई फेल्ट ऑड. लेकिन अभी इस साल हमारा एक मॉड्यूल आया फिल्म प्रोडक्शन में कि आपने एक फ़िल्म के लिए एटलीस्ट एक सीन में आपने खुद सेट बिल्ड करना है स्टूडियो में, और दैट वाज ऑल डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, और एंड आई लव्ड इट. तो आई वाज सो हैप्पी कि जो चीज़ मुझे लग रहा था कि आई यू नो मे बी इट्स पॉइंटलेस, वो फिर मैंने आई गॉट टू यूज़ इट. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, आपको एक एडवर्टीज़मेंट में कास्ट किया था और उसके बाद कुछ नेपोटिज़म की वजह से या कुछ इस तरह की रीजंस की वजह से आपको रिप्लेस कर दिया गया था, तो वो क्या वाक़या था? तो हुआ ये था कि जब मैं 13 साल की थी, मैंने एक कंपटीशन एंटर किया था जो स्कूल ने एडवर्टाइज़ किया था. इट वाज स्कूल, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए था, एंड इट वाज द नेशनल टैलेंट 2030 नेशनल इंजीनियरिंग कंपटीशन जस्ट फॉर गर्ल्स. उसमें आई गॉट फर्स्ट प्राइज़, और वो मेरा पहला साइंस का प्रोजेक्ट था जिसके बाद मैंने और किए. माशाल्लाह. तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट्स थे, लाइक माई स्कूल गॉट मनी एंड आई प्रेजेंटेड इट टू पीपल. और उसका एक बेनिफिट ये था कि मुझे एक रोल मिला एज मॉडल एक्टर, व्हाट यू वांट टू कॉल, and that was to do with science and technological progress.
तो वो उसमें मुझे कास्ट किया। और वो बहुत बड़ी कंपनी थी, मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो पैसे भी बहुत ज़्यादा ऑफर कर रहे थे। अच्छा, माशाल्लाह। मैं बता सकती हूँ कि जी 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 जी। तो it was उस वक्त मेरे लिए it was 4,000 pounds। अच्छा। तो हुआ ये कि हर चीज़ हो गई, लेकिन लास्ट मिनट पे I just didn't go through, it didn't happen। और मैं इतनी कंफ्यूज थी, मैं obviously बहुत यंग थी, मुझे नहीं पता था क्या हो रहा है। तो मैंने मामा पापा से पूछा उस वक्त कि क्या हुआ है, ये क्यों नहीं हो रहा, aren't we supposed to go to London for the final thing, blah blah blah। उन्होंने कहा नहीं बेटा, ये वो। और फिर दो तीन साल के बाद फिर कभी बात हुई। उस वक्त तो मैं उनको बहुत तंग कर रही थी, लेकिन फिर भूल गई। और फिर 3 साल के बाद मेरी मामा से बात हुई, तो उन्होंने मुझे बताया कि हम तुम्हें उस वक्त बताना नहीं चाह रहे थे बिकॉज यू वर यंग, लेकिन एक ब्रिटिश एक्टर है जो यू नो जेम्स बॉन्ड, उसकी बाद में सीरीज में ना जो हीरो था उसकी एक बेटी थी। अच्छा। एंड ही जस्ट आई थिंक ही यूज्ड हिज कनेक्शंस टू cast her instead, which I mean it's her destiny, it's her fate. I don't have any issues with that. So she got the advert, she got the money, and I got like character development. लेकिन I have no regrets. You got the lesson, आपको सबक मिला। एडवर्टीजमेंट तो उसे मिल गई। लेकिन अगर हमें चूज करना पड़े तो हम पैसे चूज करेंगे, सबक किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, तो उसके बाद जब आपको पता लगा, क्योंकि जब ये सारा कुछ हो रहा था तब तो आपको पता नहीं चला, तो जब आपको पता लगा तो आपने इसको एज अ लेसन ही लिया कि बस इमीडिएटली मैंने लेसन नहीं लिया। दैट्स थिंग, आई थिंक आई वाज 15। मैंने कहा इट काइंड ऑफ पुट मी ऑफ। मैंने कहा ये लोग ऐसे कर रहे हैं, ये किया वो किया, एंड इट काइंड ऑफ, मैंने कुछ ऐसा एक्टिवली तो नहीं हुआ, लेकिन इट काइंड ऑफ पुट मी ऑफ दिस फील्ड। लेकिन फिर वो आगे जाके मैंने अपना लेसन फुली लर्न कर लिया कि क्या कॉन्ट्रास्ट होता है लोगों में, एंड हाउ मेनी गुड पीपल देयर आर इन दिस फील्ड। तो इसीलिए मैंने खुद भी ये फील्ड चूज की यूनिवर्सिटी में। एंड आई थिंक the biggest lesson it gave me after a while, and when I thought about it properly, was कि just I was too careful with the whole। मुझे अभी भी याद है जब मैं 13 साल की थी, मैं डर के केयरफुल होके कि मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, ये वो नहीं करना चाहती। I mean it didn't go through anyway, so I should have experimented creatively without restrictions like I wanted to. So now I wouldn't wait, you know, for validation. I would just do it. हाँ। और एग्जैक्टली होना भी ऐसे चाहिए कि जब आप कुछ कर लेते हो तो उसके बाद वैलिडेशन तो खुद ही मिल जाती है। और जब भी आप कुछ कर रहे हो तो बस ये मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए कि अगर ये गलत भी हुआ तो मैक्सिमम क्या होगा। तो अगर आपको पता लग जाए ना कि जो वर्स्ट होगा वो ये होगा, और इफ़ यू ओके विद द वर्स्ट तो फिर बस करो। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आपके साथ ये 2 बार हुआ कि आप एक बहुत अच्छा रोल करने लगी थी और बिल्कुल एंड टाइम पे आके आपको कुछ सेटबैक हुआ। अच्छा, सेकंड टाइम आपको एक बहुत अच्छा रोल मिला जिसमें आपका कार एक्सीडेंट हो गया कुछ जी। तो वो क्या था? वो ये था कि ये थिएटर था और इट वाज इंग्लिश थिएटर, और उसमें स्टंट्स, उस वाले में इतने स्टंट्स नहीं थे, लेकिन आपको पता है देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्सर्शन। आप जब स्टेज पे होते हैं तो आपको भाग के पीछे जाना पड़ता है, और वो दे यू नो इट्स नो आई एम नॉट गोना से सर्कस, लेकिन बिकॉज दैट साउंड्स बैड, लेकिन यही था। और उसमें आयरॉनिक बात ये थी कि यू नो इन इंग्लिश when we're about to perform we say break a leg. So I think maybe the universe took it too seriously. I think कुछ हफ्तों पहले ये हुआ कि मैं स्कूल जा रही थी साइकिल पे, मैं साइकिल ट्रैक पे थी, can you imagine that? And this car just came bam and I flew in the air time, और बस। What about the leg? लेग इतना नहीं, वो तो मैं वैसे ही सेंगे, छोड़ दे लेग को आप। ज़्यादा मुझे इशू बैक में हुआ और नेक में,
और अच्छा। वो बस मैंने किया, हुआ, हो गया, अल्लाह का शुक्र है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आई थिंक आई वाज रियली ट्राइंग टू डू अ स्पीड रिकवरी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इट वेंट वेल, एवरीथिंग वेंट अच्छा ओके। मैंने ये चेंज कर लिए कुछ सीन्स। अच्छा, लेकिन आपने किया फिर भी वो रोल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि आपने ये उससे पहले हुआ था या बाद में हुआ था एडवर्टीजमेंट वाले से? ओह नहीं, ये बहुत सालों बाद। अच्छा, ये बहुत सालों बाद हुआ। तो आपको उस जब ये हो रहा था और आपका एक्सीडेंट हुआ तो आपको लगा कि ये मतलब एवरी टाइम जब मुझे लीड रोल कुछ मिलना होता है कुछ ना कुछ? मुझे उस वक्त नहीं ये लगा, लेकिन उसके बाद भी एक ऐसी ही सिचुएशन हुई। अच्छा। ये एक मामा और पापा को मैंने नहीं बताया। मामा थी भी आउट ऑफ कंट्री। वो ऑलरेडी मुझ पे गुस्सा कर रही थी कि तुम ये स्टंट्स क्यों कर रही हो। जैसे पेरेंट्स कहते हैं कि यार तुम्हें नहीं पता, ये हो जाता है, लोगों को ये हो जाता है, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में किसी 1970 में किसी बच्चे ने पता नहीं क्या किया था, उससे ये हो गया था, सो यू गोना डू इट टू। ऐसा था। और उसमें काफ़ी स्टंट्स थे और मैं आई थिंक 2-3 महीनों से प्रैक्टिस कर रही थी एंड एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन जो स्टूडियो था जिसमें कारपेटिंग होती है वो फ्री नहीं था। अच्छा। तो हमने कहा यार अब टाइम नहीं है, हम फर्श पे ही कर लेते हैं, हार्ड मार्बल शाइनी स्लिपरी फर्श पे। अच्छा। मैं ऊपर गई, हाथ स्लिप हुआ, और नीचे गिर गिर गई। गई एंड आई हैड एन इम्पैक्ट ऑन माई रिब्स। अच्छा। वो तीसरा टाइम था और उस वक्त पे मैंने सोचा कि आई थिंक दैट्स समथिंग रॉन्ग विद माय लक और एम आई कर्स्ड। हाँ, तो उसके लिए आपने क्योंकि थोड़ा सा पाकिस्तानी भी है ना हमारे अंदर, तो हम सोचते हैं ये कोई बंदा कुछ कर रहा है मेरे ऊपर। यस। आपको किसी ने कुछ कहा इस तरह का? नहीं, आपने कहा कि नहीं, इट्स जस्ट no, I blamed it on myself and my life. I think that's a कि very आपको British thing to do. आपको वेट करना चाहिए था कारपेट का। जी या अगर मैं क्लास खत्म होने का भी वेट कर लेती तो क्या होना था। हाँ, इजी हो जाना था। रिस्क नहीं लेना चाहिए था मतलब। नो। अच्छा, आपको ये जितने भी सेटबैक्स आए, आपको क्या लगता है इन्होंने आपको ज़्यादा केयरफुल बना दिया है या ज़्यादा फेयरलेस बना दिया आपकी पर्सनैलिटी में? I think I kind of went like a graph. तो जब मैं बहुत यंग थी तो बहुत केयरफुल। आई एम अ नेचुरली एंग्शियस पर्सन, जैसे जो लोग एग्ज़ाम से पहले या असाइनमेंट से पहले बहुत पहले सबमिट करवा देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट एनीथिंग टू गो रॉन्ग, ऐसे थी। और बीच में एक टाइम आया कि आई वाज डूइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप यही एग्जांपल ले लें, जो ये स्टंट्स वाला जो सेकंड मेरा थिएटर था, अब मैं सोचती हूँ मैंने कैसे किया, क्योंकि इट वाज डेंजरस। तो I went through a phase of being super careful, then I was like super fearless, and now I'd like to say कि I'm in the middle. अच्छा। मिडल में ही हूँ, and I would like to stay that way. या दैट्स बेटर कि बैलेंस होना चाहिए दोनों चीज़ों में। Yes. अच्छा, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मोस्ट फेवरेट सिंगर in Urdu or in Punjabi, like Pakistani, who is it? I think in Punjabi, I would have to say Madam Noor Jahan ji. अच्छा। And in Urdu, there's a few, लेकिन और पंजाबी में अबरार हक। अच्छा। उर्दू में राहत फ़तेह अली खान, can I say? Because he sings Urdu songs quite like a lot now. बिल्कुल। आतिफ असलम, उनकी आवाज़, He's really good. उनकी his like especially his slower songs. और स्पेशली मुझे आतिफ असलम का ये लगता है कि उन्होंने ना म्यूज़िक को एक अपने तरीके से गाया है। उनकी आवाज़ ही म्यूज़िक जैसी है। उनकी तरह कोई नहीं गा सकता जिस तरह से वो, क्योंकि बाकी सब जो म्यूज़िक में आते हैं ना वो नॉर्मल गाते हैं सिर्फ। आतिफ असलम का एक स्टाइल है, वो पता नहीं मुंह को बड़ा ढीला, नो 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 ना, वो मुंह को ना बड़ा ढीला सा छोड़ के एक डिफरेंट सा स्टाइल है उनका, वो उस तरह से गाते हैं। और अगर कोई उनको कॉपी करने की कोशिश भी करता है ना तो वो कर नहीं सकता, होता नहीं है उस तरह से। तो उनका एक बड़ा यूनिक सा, बहुत यूनिक हो रहा है उनका आतिफ असलम का। बिल्कुल।
अच्छा, और उसके अलावा कोई मैडम नूरजहां के बाद पंजाबी कोई नया सिंगर? नए सिंगर्स में सी आई थिंक आजकल का एक थोड़ा सा इशू है कि मुझे इतने सारे सिंगर्स हैं और उनके लाइक सर्टेन गाने मुझे इतने अच्छे लगते हैं लेकिन दे all get mixed up. But that's my fault because I'm bad at remembering names. लेकिन जो गाना नया पल पल वो वाला गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. और पंजाबी में आई थिंक जो कुछ इंडियन सॉन्ग्स हैं जो लाइक प्रॉपर पंजाबी आजकल उनका भी ट्रेंड है एंड आई मीन व्हेन आई लिसन टू इट आई काइंड ऑफ यू नो दे पुल यू इन. वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. लेकिन वैसे पंजाबी इटसेल्फ आई थिंक अगर कोई भी लैंग्वेज सुनने में और गाने में मेरी फेवरेट होगी वो पंजाबी होगी. बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है पंजाबी. अच्छा, तो अगर आपको कोई एक चांस मिले किसी एक सिंगर से मिलने का, किसी एक सेलिब्रिटी से मिलने का, तो कौन होगा वो? आप किसको चूज़ करेंगी? पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ में कोई भी हो सकता है. But they have to be alive. अगर मिलना है तो No, you do. Okay. पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ में राहत फ़तेह अली ख़ान. अच्छा. मैं इनसे कभी नहीं मिली लेकिन वो वाहिद सिंगर हैं जिनको मैं 8 साल की उम्र से लेके अब तक उनके गाने बहुत पसंद करती हूँ. यू नो आई हैव नॉट डन दैट विद एनी सिंगर. ही हैज़ बीन अ कंटिन्यूअस सेलिब्रिटी दैट आई हैव लुक्ड अप टू. माशाल्लाह माशाल्लाह. अच्छा, और अब आपके क्या प्लान्स हैं सिंगिंग को लेके? आप अपने आप को अगले 2 साल में किधर देखती हैं? Well, in terms of plans and my hopes, मैं definitely अपने गाने लिखना चाहूँगी, रिलीज़ करना चाहूँगी properly. और you know, I have these songs that are written बस पेपर पे और मैंने शायद अपने आईफोन में ट्यून गुनगुना दी है लेकिन I don't know what to do with them. उनको properly कैसे release. So I would want to have them released and I think more performing. क्योंकि मुझे लाइव परफॉर्मिंग का इतना शौक है. आई वुड लव टू कंटिन्यू दैट. और जो मेरी डिग्री है इंशाल्लाह होपफुली वो फिनिश करके I'd like to see what I like. I mean अभी तो जिन चीज़ों में उन्होंने ट्रायल करवाई है जिन रोल्स में मुझे फिल्म्स प्रोड्यूस करने का बहुत शौक है. I really enjoyed that. तो इंशाल्लाह we'll see where we go. And I think discovering my audience as well. हाँ बिल्कुल, अपनी नीश कोई भी आर्टिस्ट हैं क्योंकि आपकी नीश बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है. आप अरेबिक भी गा रही हैं, इंग्लिश भी गा रही हैं, उर्दू भी गा रही हैं, पंजाबी भी. अब मैं आपको बताता हूँ कि आपकी ऑडियंस हो सकती है एक पाकिस्तानी जिसको इंग्लिश भी आती हो. जी जी. तो वो बहुत छोटी सी नीश हो गई है ना. बिल्कुल. आई थिंक अगर इफ़ आई थिंक अबाउट इट अभी जो एक चीज़ मुझे क्लियर सामने आती है आई थिंक द नीश वुड जस्ट बी पीपल दैट आर इन बिटवीन. क्योंकि अगर आप नोट करें आई एम always in between things. Like in between my hobbies, what I want to do, in between languages, in between cultures. Maybe that's what it is. Lekin I think as I hopefully evolve and I continue to improve, I will inshallah find my niche and my purpose, if that's the right word. जी, I think you should let the nature choose it. Yes. Right. तो थैंक यू सो मच खतीजा. थैंक यू. आपके साथ पॉडकास्ट करके आपको मिलके बहुत अच्छा लगा. एंड मेरी दुआ है आपके साथ आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हों और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतर करे. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. और हम इस तरह की पॉडकास्ट मज़ीद लेके आते रहेंगे. अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छी लगी डू लाइक एंड सब्सक्राइब. और अगर मज़ीद पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जब भी कोई न्यू पॉडकास्ट आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो जस्ट क्लिक ऑन द बेल आइकन एज वेल. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.